हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। आज के क्लास में आपको अर्थव्यवस्था और आजीविका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। एक शायरी है दोस्तों, जो 14 फरवरी और ब्लैक डे हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, तो उस पर शायरी है दोस्तों। भिगो कर लहू में वर्दी कहानी दे गए, अपनी मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे हम तुम, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे हम तुम, वहाँ कश्मीर में सैनिक अपनी जवानी दे गए, वहाँ कश्मीर में सैनिक अपनी जवानी दे गए। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पोस्ट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे की। दोस्तों देख लीजिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। ये जो वस्त्र उद्योग थे दोस्तों, ये जो निर्भर करती थी कोयले और लोहे के उद्योग पर निर्भर करती थी। इसीलिए अंग्रेज ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। किस उद्योगों पर? कोयले और लोहे के उद्योगों पर बहुत ध्यान दिया अंग्रेजों ने। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी। इंग्लैंड में क्या थी? लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में खान थी। सन 1815 में हेम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। आपको पूछेगा यहाँ दोस्तों कि 1815 ईस्वी में किसने सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किया। 1815 ईस्वी में किसने सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किया? तो आप बताएंगे कि 1915 में सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने किया सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। उसके बाद 1815 में हेनरी बेसमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और भी अधिक बढ़ावा दिया। और ये 1815 ईस्वी में हेनरी बेसमर ने एक शक्तिशाली भट्टी बनाकर लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। इस तरह कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गतिशील प्रदान किया और तेजी में लाया। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से हैं जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने तथा आयात के नवीन साधनों को प्रयोग का अवसर मिले। आप कहेंगे, आपको अगर कोई पूछ देगा दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति यही समझाते हैं दोस्तों कि अपने परंपरागत जो आप करते आ रहे हैं उस व्यवसाय को, उस धंधे को छोड़कर नए प्रकार के धंधों को चालू करना, उसमें काम का अवसर मिलना ही क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। इसका औद्योगिक क्रांति उसी को कहते हैं। ठीक है, यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में, यह औद्योगिक क्रांति जो चला था दोस्तों, यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। और क्या हुआ, ये जो है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में उद्योग जब काम करने की जगह, जब मानव की जगह यानी आदमी की जगह कौन ले लिया? श्रम करने, मेहनत करने के लिए मशीन ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति में ना तो राज सत्ता का परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति में राज सत्ता का परिवर्तन हुआ और ना रक्तपात का। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई,
इसका नियंत्रण विकास होता रहा, और इसका नियंत्रण विकास होते रहा, ना पीछे लौटा ना आगे तो लौटा मगर पीछे नहीं लौटा। जिस तरह एक काम करने के लिए 10 आदमी था तो एक मशीन बैठा दिया गया और 10 आदमी को बेरोजगार कर दिया। तो मनुष्य के जगह दोस्तों मानव के जगह जो है मशीन ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं, आदि औद्योगिकरण किसे कहेंगे दोस्तों। देख लीजिए उत्तर लिखेंगे, यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया गया। बोल रहा यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पन्न होने के पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों, जितने भी इतिहासकार थे दोस्तों, यही समय को है ना, इसी चीज को आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया गया, इतिहासकारों ने। इस समय भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, परंतु वह उत्पादन एक जगह कारखानों में न रहकर दूर दराज के गांवों में तथा घरों में होता था। ठीक है, ये कहना चाहते हैं क्वेश्चन दोस्तों। चलिए सारे क्वेश्चन सिम से ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई और इसका क्या उद्देश्य थे, देख लीजिए क्या लिखा है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 में हुई। आपको पूछेगा कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो आप बताएंगे 1916 में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंध इन क्षेत्रों का पता लगाना जिससे सरकार सहायता दे सके, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, औद्योगिकीकरण के कारण क्या थे, औद्योगिकीकरण के कारण क्या थे दोस्तों। ऑप्शन उत्तर देख लीजिए, औद्योगिकीकरण के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। नए नए मशीनों का आविष्कार करना। औद्योगिकीकरण के जो महत्वपूर्ण कारक तो कहते हैं, नए नए मशीनों का आविष्कार करना, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, कोयले एवं लोह का प्रचुरता और सस्ते श्रम की उपलब्धता, आयात की सुविधा। ये सारी सुविधा क्या थी, ये सारे कारण क्या थी, औद्योगिकीकरण के कारण थी। ठीक है, स्कीम से ले लेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, औद्योगिकीकरण अथवा उद्योगों के बहुत में रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है। बोल रहा है औद्योगिकीकरण अथवा उद्योग की बहुत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। बोल रहा है उसका देन है। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, जब आदमी की जगह मानव काम करे और क्रांति ला दे, मतलब ज़्यादा काम करे। मशीन क्या करेगा दोस्तों, आदमी से ज़्यादा काम करेगा, तो यही क्या होता है, औद्योगिक क्रांति इसे कहा जाता है। तो जिसमें वस्तुओं का उत्पादन क्या मानव ना करे, मशीन द्वारा होता है, उसमें उत्पादन बहुत पैमाने पर होता है। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये उत्पादन किस पैमाने पर होता है, तो बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में होता है, और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है, और जिसकी खपत के लिए जो माल बनता है उसके खपत के लिए बड़े बाजार की स्थापना उसका क्या कहा जाता है, आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकीकरण होता है अथा औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीन के द्वारा कारखानों में होता है। कह रहा औद्योगिकीकरण एक ऐसी अभिक्रिया, आपको समझना जरूरी है कि औद्योगिकीकरण क्या है। औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। और बोल रहा है इस प्रक्रिया में क्या लेता है, घरेलू उत्पादन जो पद्धति होता है वो स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। ठीक है, चलिए समझोगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देख लीजिए। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। फैक्ट्री कारखाना प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को लिखेंगे। देख लीजिए किस पर, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार करना, मशीनों एवं नए नए
यंत्रों का आविष्कार करना। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्टरी प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कोलकाता में पहली देसी जूट मिल किसने स्थापित की। कलकत्ता में पहली जूट मिल किसने स्थापित की। क्या लिखा उत्तर, कोलकाता में पहली देसी जूट मिल जो स्थापना की 1916 में। आपको पूछेगा कि कोलकाता में पहली जूट मिल कब स्थापना हुई, तो आप बताएंगे 1916 ईस्वी में हुई। एक मारवाड़ी व्यवसाय के सेठ कुमुद चंद्र ने किया। कौन किया, एक मारवाड़ी व्यवसाय के सेठ हुकुम चंद्र जी ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। किस तरह प्रभावित किया दोस्तों, देख लीजिए। उत्तर किस प्रकार लिखेंगे औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों स्थापित हुए। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, बड़े बड़े कारखाना क्या हुआ, स्थापित हुआ, जिसके कारण लघु मतलब छोटा, तथा कुटीर मतलब जो घर में बनाता है दोस्तों, कुटीर उद्योग का पतन हो गया, मतलब खत्म हो गया। छोटे छोटे जो उद्योग था, बड़े बड़े औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े उद्योग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े कारखाना को क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो छोटे छोटे जो कारखाना था और घर में जो बना के बेचता था, तो उसका क्या हुआ, वो खत्म हो गया, उसका पतन हो गया, खत्म हो गया। कारखानों में रोजगार की तलाश में गाँव से क्या हुआ, गाँव से बेरोजगार लोगों का समूह शहरों की ओर आने लगे। उन्हें शहरों में नौकरी ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कारखानों में श्रमिकों को अस्थायी नौकरी नहीं मिलती थी। और बोल रहा है कारखानों में अगर नौकरी मिलती भी थी तो अस्थायी नौकरी नहीं मिलती थी। अनेक मजदूरों को काम का मौसम समाप्त होने के बाद नौकरी से क्या हटा दिया जाता था। जब सीजन होता है दोस्तों, किसी भी जब सामान एक कारखाना में बन रहा है तो उस सामान का सीजन अगर चल रहा है तो मजदूर रखता था, अगर सीजन खत्म तो मजदूर को घर भेज देता था। तो अस्थाई परमानेंट जिसको कहते हैं, तो परमानेंट नौकरी उसको नहीं मिलता था। इसी कारण क्या होता था, परमानेंट नौकरी ना मिलता था, समाप्त होने के बाद क्या कहता है, उसको हटा दिया जाता था वहाँ उस कारखाना से। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तु को खरीदने के लिए धन नहीं रहता था। और ऐसे उसके आजीविका मतलब पैसे, जो गृहस्थी चलाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार वो जितने भी पैसे लगते हैं गृहस्थी चलाने में, उसको आजीविका कहा जाता है। तो आजीविका को ऐसे प्रभावित किया ये बड़े बड़े कारखाना या औद्योगिकरण, कि उसको जिस चीज़ की जरूरत थी, जो चीज़ खरीदना जरूरी है, उस चीज़ को खरीदने के लिए धन नहीं था, उसके पास पैसे नहीं था। उसके बाद क्या लिखा है, शहरों में उनके रहने ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। और बोल रहा है शहर में रहने ठहरने यानी रुकने, रूम भाड़ा इतना जितना होता है, उसका जो है समुचित व्यवस्था वहाँ नहीं थी। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बताया जाए दोस्तों कि ये औद्योगिकरण मजदूर की आजीविका किस तरह प्रभावित किया, तो आपको बताए कि ये किस तरह प्रभावित किया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ। बोल रहा है भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियां, मुक्त व्यापार की नीतियां, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और पर्यावरण शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा देना इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योग का विनाश हुआ। औद्योगिक क्या हुआ, ये जितने भी नियम थे दोस्तों, ये जितने भी नियम हुआ, कारखाना आया, इसी कारण क्या हुआ, भारतीय उद्योगों क्या हुआ, विनाश हुआ। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी, जिससे देशी उद्योग अपना महत्व खोने लगा और विदेश से आके अपने कारखाना यहाँ जमाने लगा। तो छोटे मोटे जितने भी इंडिया में या भारत में भारतीय लोग कर रहे थे दोस्तों, कारखाना या कोई भी काम कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, उसका महत्व खत्म होने लगा, जिससे भारतीय लोगों का निरुद्रीकरण हुआ।
क्या हुआ, निरुद्धीकरण, जिसके कारण क्या हुआ, उसका कारखाना बंद हुआ, वो काम करता था वो कारखाना सही से न चल पाया और इससे भारतीय उद्योगों का क्या निरुद्धीकरण हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। सस्ते श्रम यानी सस्ते मजदूर, ये सस्ते श्रम मतलब मजदूर होता है, श्रम मतलब मजदूर, तो सस्ते श्रम की उपलब्धता औद्योगिकरण के विकास के लिए आवश्यक था। ब्रिटेन में 12 मंदी अधिनियम 1792 ईस्वी से लागू हुआ। क्या हुआ, ब्रिटेन में 12 मंदी अधिनियम जो हुआ 1792 ईस्वी में लागू हुआ। 12 बंदी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित किए। किसान भूमिहीन मजदूर बन गए और बड़े बड़े कारखाना बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए दोस्तों, तो वो खेत को पूरा बेच दिया गया। जमींदार क्या हुआ, खेत को बेच दिया और उस पर बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े पैमाने पर वो कारखाना बनाने लगे। उससे क्या हुआ कि ये किसान जो थे तो भूमिहीन हो गए, उसके पास भूमि ना रहा। बराबंदी कानून के कारण बेदखल भूमिहीन किसान कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। तो अब उसके पास खेत न बचा तो वो जो फसल किस पर उगाएंगे और खाएंगे कैसे, तो ये इसके कारण सोच कर क्या हुआ, भूमिहीन किसान के कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। ये कम मजदूर पर भी काम करने को बाधित थे। इतना स्थिति आ गया था, तो इतना स्थिति था कि कम पैसा पे भी, कम वेतन पे भी काम करता था। ठीक है, तो इसको ही क्या कहते हैं, सस्ते श्रम यानी सस्ते मजदूर। इस सस्ते श्रम ने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की, परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और बोल रहा है, जब मान लीजिए जहाँ 5 रुपया लग रहा है मजदूर के लिए, वहाँ अगर 1 रुपया में काम हो रहा है तो 4 रुपया बचेगा। इसी कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण का और जो है परचम ऊपर चला गया, यानी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसका बढ़ोतरी बढ़ते गया। तो इसी कारण ये सस्ते मजदूर कारण क्या हुआ, ये जो है विकास औद्योगिकरण का बढ़ावा हुआ। ठीक है, चलिए समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट का परिचय दे। फैक्ट्री एक्ट नाम था 1881 में, प्रथम कारखाना था ना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट का क्या परिचय दे। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। लिखा है दोस्तों, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। और बोल रहा है एक नियम पारित हुआ जो 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा क्या हो, 7 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को कारखानों में काम करने में प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए काम के घंटे तय किए गए तथा महिलाओं के भी काम के घंटे एवं मजदूर के भी काम के घंटे तय किए गए थे। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा आपका, लिखा है घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू उद्योग किसे कहते हैं और कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, इसको दोनों का आपको बताना है। देख लीजिए, एक विभिन्न क्वेश्चन तो आपको पूछ सकता है। देख लीजिए, घरेलू उद्योग में मशीनों का उपयोग नहीं होता है। घरेलू उद्योग में क्या होता है, मशीनों का उपयोग नहीं होता, हाथ से ही कोई भी माल तैयार किया जाता है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण, चमड़े का सामान बनाना, फर्नीचर निर्माण करना आदि घरेलू उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जितने भी सामान आपको बताया, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण करना, चमड़े का सामान बनाना, फर्नीचर निर्माण करना, ये सारे उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये घरेलू उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग देख लीजिए। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तु अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिक समान वितरण सुरक्षित करते हैं। बोल रहा है ये कुटीर उद्योग जो है तो उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को क्या करते हैं, रोजगार तथा अंतर्राष्ट्रीय आय का अंत्य समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रभाव को रोकता है। ये क्या करता है, कुटीर उद्योग जो होता है जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रभाव को क्या करता है, रोकता है। ठीक है,
चलिए इसको भी आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। बोला इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। इंग्लैंड में यांत्रिक युग का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। बोला इंग्लैंड में यांत्रिक युग का जो प्रारंभ हुआ सूती वस्त्र से हुआ। 1773 ईस्वी में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई, जिससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी तथा मित्र की मांग बढ़ गई। सूत की क्या हुआ, मांग बढ़ गई। 1765 में ब्लैक वन के जेम हागविज ने स्पिनिंग जेनी बनाई। और अब आपको पूछ देगा कि ये स्पिनिंग जेनी कब बनाई, तो 1765 में बनाई। 1765 में बनाई। किसने बनाई, तो जेम हागविज ने स्पिनिंग जेनी बनाई। और कब बनाई, 1765 में। और किसने बनाई स्पेनी जेनी, तो आपको बताएंगे जेम हागविज ने। ठीक है, चलिए समझेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। तो उसके बाद की बनाई जिससे सूत की कटाई 8 गुना बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, सूत की कटाई जो होता है 8 गुना बढ़ गई। उसके बाद देखिए रिचर्ड आर राइट ने सूत काटने के लिए स्पाइंग फ्रेम आविष्कार किया, जिससे अब हाथ से सूत काटने का काम बंद हो गया। क्रॉम्पटन ने स्पाइंग मूल नामक मशीन बनाई। इस मशीनों के आधार पर इंग्लैंड में कम खर्च में ही बारीक सूत अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे, जिससे वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। जिसमें क्या हुआ, वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गया और वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने लगा। इस संयंत्रों की सहायता से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। इसी सारे संयंत्र से क्या हुआ, इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला था। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, लिखा है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या है। 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट हुआ था वो क्या है दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। लिखा 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसमें व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति पॉलिटिक और फ्री ट्रेड का अनुसरण किया गया था। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, उत्पादक अपने उत्पादकों को प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए थे। उत्पादक अपने उत्पादनों को प्रचार करने के लिए कि हमारे उत्पादक ऐसे हैं, उत्पादनों ऐसे हैं, हम ये सामान बनाते हैं, तो ये अपने प्रचार करने के लिए कौन कौन साधन अपनाए थे, आपको ये बताना है। देख लीजिए उत्तर क्या लिखेंगे। उत्पादकों को बेचने के लिए एवं ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए उत्पादक अपने सामान पर लेबल लगाते थे। क्या अपन सामान पर लेबल लगाते थे। लेबलों से ही उत्पाद की गुणवत्ता स्पष्ट होती थी। लेबल क्या होता था, गुणवत्ता, जो उत्पादक की गुणवत्ता थी, पदार्थ की गुणवत्ता थी या कोई सामान की गुणवत्ता थी, उसका वो गुणवत्ता स्पष्ट होती थी। अनेक लेवलों पर प्रभावशाली व्यक्ति और देवी देवताओं की चित्र बनाए जाते थे, जिससे ग्राहक उनकी ओर आकृष्ट होते थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से उत्पादकों ने अपने उत्पादन के प्रचार के लिए आकर्षक कैलेंडर छपाने प्रारंभ किए। और बोल रहा है अभी भी आप देखते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान हो या स्कूल हो या कोई भी एजेंट हो या बीमा हो, कुछ भी हो, तो प्रचार करने के लिए क्या करता है, जब साल में बदलता है दोस्तों, तो कैलेंडर एक सभी दुकान पर देते हैं, ताकि मेरा भी संस्थान का, कोचिंग का, स्कूल का या कोई भी चीज़ रहे, सामान का, दुकान का मेरा प्रचार हो। इसी तरह वो क्या करते थे, अपने उत्पादनों को या सामान के प्रचार करने के लिए क्या करते थे, कैलेंडर बनाते थे, लेबल चिपकाते थे और कुछ देर अपने
क्या करते थे, सामान का प्रचार करते थे, अपनी दुकान का प्रचार करते थे। ठीक है, देखिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों आपका, स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसका वो उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा आपको ये बताना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी की बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए थे। कब हुए थे ये बंग भंग आंदोलन, कब हुए थे, 1905 में। आपको बताना है 1905 में हुआ था। और इस आंदोलन से क्या होता, स्वदेशी और बहिष्कार की नीति जो हुआ था इससे क्या होता, भारतीय उद्योग को लाभित हुआ था। धागा क्या रहा, धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना प्रारंभ हुआ। धागे के स्थान पर कपड़ा बनाना भारत में प्रारंभ हुआ, जिससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। जिससे क्या हुआ, वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गई। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को रियासत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ था हमारे भारत में छोटे उद्योगों का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के भी कारण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या किया, विकसित करने के लिए क्या किया, इसका देशी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका देशी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा आपको ये भी बताने। देख लीजिए 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। किस व्यापार की नीति अपनाई, तो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। भारत से आयातित निर्मित वस्तुओं पर भारी बिक्री कर सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाया गया। भारत से कच्चा माल का निर्यात किए जाने लगा, जिससे देशी कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। जिससे क्या हुआ, देशी कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दोस्तों, 1950 से 1914 तक के भारतीय उद्योगों की क्या विशेषता की। 1850 से 1914 तक के भारतीय उद्योगों की क्या विशेषताएं थी। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, इस अवधि में वैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया जो निर्यात करने वाले सामानों का उत्पादन करते थे और जो राष्ट्र के लिए लाभदायक थे, जैसे पटसन और चाय। क्या था, जैसे पटसन और चाय जो राष्ट्र को लाभदायक दे। साथ ही वैसे माल का उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा अधिक ना थी, और बोला उस माल का उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा की क्या थी, अधिक मांग उसका नहीं थी। जो वो ले जाता था यहाँ से 200 कच्चे माल, तो उसका जिसका मांग वो ज़्यादा करता है तो वो सामान न बना के, जिसका मांग ज़्यादा नहीं करता है और जो राष्ट्र को लाभदायक करे वही सामान बनाया जाता था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कितने स्टील प्लेट है। वर्तमान समय में भारत में कितने स्टील प्लांट है, इसको आप बताना है। देख लीजिए वर्तमान समय में भारत में 7 स्टील प्लेट कार्यरत है। बोल रहा है वर्तमान समय में जो है क्या है, 7 स्टील प्लेट कार्यरत है। ये कौन कौन से देख लीजिए। नंबर 1 इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। तीसरा विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में है। तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में है। चौथा पॉइंट 5वां पॉइंट लिखा है भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है। छठा पॉइंट दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर तथा बकोरो स्टील प्लांट बकोरो में है। ठीक है, ये 7 क्या है दोस्तों अभी तक का उपस्थित वर्तमान में क्या है, स्टील कंपनी है। ठीक है, चलिए समझेंगे दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत
कैसे हुए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। अथवा में फिर पूछ देते क्वेश्चन, असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो देख लीजिए आंसर देंगे दोस्तों, छोटे गंदे और अस्वस्थता कर स्थानों पे जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो मजदूर जहां रहते हैं, छोटे गंदे और अस्वस्थ स्थान पे रहते हैं, वैसे आवासीय स्थान को असलम कहा जाता है। उसे आवासीय स्थान को क्या कहता है, असलम कहा जाता है। ध्यान समझिए, असलम पद्धति किसे कहते हैं, तो छोटे गंदे और अस्वस्थकर स्थानों पर जहां फैक्ट्री कारखानाओं के मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासियों को क्या कहते हैं, उस स्थान को असलम पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर पहुंचने लगे। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जहाँ काम करने के लिए गए थे ये सारे मजदूर गांव से, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे और मजदूर ही जहाँ काम करते थे वही कारखाने के निकट ही रहते थे। इसीलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए और छोटे छोटे रहने के लिए उनके लिए मकान बनवाए थे दोस्तों, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जिसमें सुविधा क्या थी, उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। हवा पानी जो जैसे घर में रहता है, हवा पानी रोशनी साफ सफाई की व्यवस्था इसमें नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप असलम पद्धति की शुरुआत हुई। और किसके कारण शुरुआत हुई, औद्योगिकीकरण के कारण ही। और मजदूर जो गंदगी और स्वस्थ, जिसमें साफ सफाई की सुविधा ना हो, रोशनी की सुविधा ना हो, हवा की सुविधा नहीं, उस स्थान पर रहते हैं, उसी स्थान को असलम पद्धति के नाम से जाना जाता है। आप समझेंगे दोस्तों, इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, लिखा है देखिए उसके बाद क्या लिखा है, 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। देख लीजिए तो उत्तर क्या लिखा, 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग में विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग में क्या थे, विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। इस समय कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला सिर्फ उद्योग रूप से प्रचलित थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। आप कितने को 22 तक क्वेश्चन किए, इस क्लास में और क्वेश्चन है दोस्तों, आप तो 35 तक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 कर देते हैं दोस्तों। कल के वीडियो में आपको इसी क्लास के वीडियो यानी अर्थव्यवस्था और जीविका के क्वेश्चन आगे बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।